अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी शैतान का पहला हिस्सा। उम्मीद है पहले की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बचपन कैसे गुजरा, उम्र ने क्या क्या खेल दिखाए, ये एक तवील और बोर किस्सा है। इसकी तफसील में जानने के बजाय खुलासा बेहतर है, और खुलासा ये है कि माँ उस वक़्त मर गई जब मेरे मुंह से उसके लिए माँ का लफ्ज़ नहीं निकला था। बाप उस वक़्त जब उसने परियों और जिनों की चंद कहानियाँ सुनाई। मेरा बोझ रिश्ते के एक चाचा को संभालना पड़ा। इस बोझ के साथ बाप का मकान और इस मकान में खूब भरा हुआ सामान था, इसलिए चाचा को ये बोझ ज़्यादा वज़नी महसूस नहीं हुआ। लेकिन पास पड़ोस के लोगों ने चाचा को ज़्यादा खुश होने का मौका नहीं दिया और मेरी परवरिश की निगरानी की गई। क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, घर में मुझे परेशान तो नहीं किया जाता, वगैरह वगैरह। चाची के अरमान दिल में रह गए। उन्होंने सोचा होगा कि मालो दौलत के साथ एक नौकर भी मिला, मगर पड़ोसियों ने मुझे नौकर नहीं बनने दिया। ना सिर्फ मुझे स्कूल में दाखिल करवाया बल्कि वहाँ मैंने मैट्रिक किया। फिर कॉलेज में दाखिले के लिए मैं शहर पहुँच गया, जहाँ मैंने इंटर का इम्तिहान पास किया। चाचा को तवील अरसा तक ये खसारे का सौदा भुगतना पड़ गया। उन्होंने सोचा कि बचा कुचा तो कब्जे में आए, चुनाचे खामोशी से कार्रवाइयाँ की और मकान वगैरह बेचकर बस्ती से भाग गए। इस तरह मेरी पढ़ाई का सिलसिला रुक गया। बस्ती से मुझे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शहर दिलकश था, हाँ अब ज़रा मुख्तलिफ था। चुनाचे नौकरी तलाश करनी पड़ी और ये नौकरी अमीन भाई के यहाँ मिल गई। जूतों का कारखाना था, होलसेल डीलर थे, लाखों में कमाते थे मगर कयामत के कंजूस थे। कंजूसी की सारी रवायतें उनके सामने मांद पड़ जाती। मुझे 800 रुपये माहवार देते। चाय घर से बनकर आती थी, खाना भी घर से आता था। 5 मुलाजिम थे, सब खाते थे, मगर लुत्फ उस वक़्त आया जब मुझे तनख्वाह मिली। 26 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से। महीने की 4 छुट्टियों के पैसे कटे। 6 रुपये रोज़ाना खाने के, 2 रुपये रोज़ाना दिन भर में चाय के कटने वाली रकम बनी 314 रुपये। बाकी 486 रुपये मेरे हवाले कर दिए गए। मैंने सवाल किया ये क्या है, और उन्होंने मुझे सारा हिसाब बताया, मगर तनख्वाह तो 800 बताई गई थी मुझे। हिसाब किताब सीखो भाई मियाँ। 26 रुपये 20 पैसे रोज़ाना हुए कि 30 हुए? जी हुए। मैंने तो 106 रुपये ही काटे हैं। मगर जुमा की तो छुट्टी आम होती है दुलारे मियाँ। दुकान तो नहीं खोली जाती, दुकान खुले तो आमदनी हो तो तुम्हें देंगे चंदा मियाँ। खुद कमाएंगे तो तुम्हें देंगे ना, घर बैठकर तो नहीं दे सकते। दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते। अरे भाई मियाँ वो बावले हैं तो हम क्या करें? मैंने पूछा खाना? अरे चंदा ज़रा बाजार देखियो, 6 रुपये में तो कसम अल्लाह की दाल रोटी भी नहीं मिलती। मैं तो रियायती पैसे लगाता हूँ, चाय 1 रुपये से कम की क्या मिलती है। 3 चाय देता हूँ तुम्हें, पल्ले से खर्च करना पड़ता है। मगर इस तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होगा। अगर मैं दोपहर को खाना ना खाऊं तो काम कैसे करोगे बाबू? ढीले पड़ जाओगे। अपना असूल है, सोच लो चंदा। सारे नौकर खाते पीते और ऐश करते हैं और दुआएं देते हैं अमीन भाई को। पहली नौकरी थी और उसके लिए बड़े पापड़ बेलना थे। चुनाचे मैं अमीन भाई को दुआएं देने के अलावा कर भी क्या सकता था। उनकी दुकान में वाहिद पढ़ा लिखा आदमी मैं था। खतो किताबत, हिसाब किताब सब कुछ संभालना था। रफ्ता रफ्ता कई ओहदे मुझे दिए गए। मैं कैशियर था, सेल्स मैनेजर था, सेल्समैन था, बैंकों का हिसाब किताब रखता, बड़ी बड़ी रकमें बैंकों में जमा करा देता। अमीन भाई मुझ पर बहुत एतबार करते थे, लेकिन असूल के बड़े पाबंद थे। कभी 1 घंटा लेट हो गया तो हिसाब में दर्ज, थोड़ी देर पहले चला गया तो हिसाब में दर्ज, पेट में दर्द हुआ तो बोतल पिला दी, मगर पैसे हिसाब में दर्ज। और महीने में चंद 100 रुपये हाथ में आते थे। बड़ी परेशानी के आलम में वक्त गुजर रहा था। अमीन भाई से दिल में नफरत हो गई। मैंने गुस्से में मेज़ को ठोकर मारी। हिसाब किताब में 1500 का घपला हो गया था और अमीन भाई सख्त गुस्से हुए, हज़ारों सुना डाली और आखिर यही कहा था, मियाँ पैसे अदा करो वरना केस पुलिस को दे दूंगा। अमीन भाई क्या मैं 1500 रुपये अदा करूंगा? हाँ ठीक है, अदा करो वरना पुलिस में जाओ। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि अमीन भाई जो कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो शायद अमीन भाई का कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार था, उसने मुझे दुकान से गिरफ्तार किया और थाने ले गया। थाने ले जाकर उसने मुझे एक हवलदार के हवाले करते हुए कहा, बच्चे को जरा ड्राइंग रूम दिखा देना। 1500 रुपये हजम किए हैं अमीन भाई के, जरा देखो इसने कहाँ छुपा कर रखे हैं। मैंने गिड़गिड़ाकर हवलदार को बताया कि रकम मैंने नहीं गायब की, अमीन भाई को धोखा हुआ है।
लेकिन हवालदार हंस कर बोला, हजम करने वाले ऐसे ही कहानियां सुनाते हैं बेटा। अगर तूने 1,500 रुपये अपने से ना उगले तो मेरा नाम भी हवालदार रहीम खान नहीं। और फिर हवालदार ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा उसने मुझे। माँ बहन की गालियां देता रहा और मेरा खून खोलता रहा। मैंने बिल आखिर रोना और चीखना भी बंद कर दिया। अमीन भाई के लिए दिल में शदीद नफरत का एहसास उठा और मैंने सोचा था कि अमीन भाई से अगर इस मार का बदला ना लिया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। हवालदार ने जो कुछ उससे किया जा सकता था कर डाला। 5 दिन तक मुझे लॉकअप में रखा और मेरा जिस्म जगह जगह से सूज गया। मेरे जिस्म की ओवर हालिंग कर दी गई और इतना मारा गया कि दूसरा कोई होता तो शायद बर्दाश्त ही न कर पाता। बात चूंकि बहुत छोटी सी रकम की थी और इंस्पेक्टर इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, चुनाचे उसने मुझे गालियां देते हुए भगा दिया और कहा कि बिला वजह मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। बाहर निकला। अमीन भाई की दुकान पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था उसी में पहुंच गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि मैं इतने दिन से कहाँ हूँ। कोई होता तो सोचता। अपने जख्मों को लिए हुए भूखा प्यासा उस बंद कमरे में पड़ा रहा। वक्त सबसे बड़ा साथी होता है और जब कोई पुरसाने हाल ना हो तो इंसान के अपने अंदर इतनी कुव्वतें उभर आती हैं कि वो हर मुश्किल का मुकाबला कर लेता है। और अपनी इस मुश्किल का मुकाबला मैंने खुद किया। ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। कुछ पास पैसे महफूज थे, उनसे खाने पीने का बंदोबस्त किया और उसके बाद जब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो अमीन भाई से मुलाकात करने पहुंच गया। मैं उनका घर जानता था, 2-3 बार पहले भी जा चुका था और उनके अहले खाना से भी वाकफियत थी। अमीन भाई के लिए मेरे दिल में जो नफरत और धुआं भरा था वो बहुत ज़्यादा था और उस वक़्त रात के तकरीबन 8:30 बजे थे। मुझे यकीन था कि अमीन भाई आ चुके होंगे। चुनाचे मैं छुप कर उनके मकान में दाखिल हो गया और उनके कमरे तक जा पहुंचा। अमीन भाई कमरे में नहीं आए थे। उनकी आवाज़ दूसरे बड़े कमरे से आ रही थी जहां वो अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठे हुए थे। फिर वो वापस आए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, एक अलमारी खोली, फिर उसमें से चमड़े का एक बैग निकाला और बैग में रखे हुए नोटों के बंडल निकाल कर कागज़ पेंसिल लेकर बैठ गए। नोटों की बहुत बड़ी तादाद थी जिसका सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन अमीन भाई के पास अक्सर मैंने इतनी बड़ी रकमें देखी थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद खामोशी से अपनी जगह से बाहर निकल आया। अमीन भाई कुछ इस तरह अपने काम में लगे हुए थे कि उन्हें मेरे कदमों की चाप सुनाई न दी। बिल आखिर मैं उनके पास पहुंच गया और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन पर वही गुजरी जो किसी दौलतमंद पर गुजर सकती है, जो बे इंतहा कंजूस हो, किसी पर जुल्म भी कर चुका हो और मजलूम उसके सामने हो। चंद लम्हों तक तो अमीन भाई की आवाज़ ही ना निकल सकी और उसके बाद उन्होंने शोर मचाने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरा मजबूत और ताकतवर घोंसा उनके मुंह पर पड़ा और उनके होंठ दांतों में जा घुसे और दांत हलक में। मैंने उनकी गर्दन दबोच ली। अमीन भाई हाथ पांव मार रहे थे, मगर मेरे जिस्म में उस वक़्त इतनी इन गालियों का और उस मार का जुनून था, मैंने उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर पीतल के एक वज़नी गुलदान से उनके दोनों पैरों पर ज़रबे लगाईं, लेकिन उनका मुंह भेंचे रखा। मैं इंतहाई जोश के आलम में था और उन्हें बिल्कुल ज़िंदगी से महरूम कर देना चाहता था। अमीन भाई नीम मुर्दा हो गए। मेरी आंखों में वहशत भरी थी। अमीन भाई से मैंने अपना इंतकाम ले लिया। वापसी के लिए पलट रहा था कि नोटों पर निगाह पड़ी और मैंने दिल में सोचा कि ये नोट क्यों ना मेरी मलकियत बन जाएं। अमीन भाई जैसे आदमी के साथ रियायत नहीं करनी चाहिए। मैंने सारे नोट चमड़े के उसी बैग में भरे और बैग की जिप बंद करके कमरे से निकल आया। बाहर अमीन भाई के अहले खाना आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैं खामोशी से उनकी नज़र बचाकर वहाँ से चल पड़ा। किसी को मेरी मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। वहाँ से मैं अपनी रिहाइशगाह पर आया और रिहाइशगाह पर आने के बाद एहसास जुर्म ने मुझे घेर लिया। अमीन भाई शायद मर चुके हैं। हो सकता है पुलिस का शुबा मेरी तरफ जाए और पुलिस मुझे तलाश करे। जाहिर है दुकान के दूसरे लोग मेरी रिहाइशगाह का पता लगा सकते हैं। ये रिहाइशगाह उस वक्त तक ख़तरनाक है, कुछ करना चाहिए। अमीन भाई के साथ रहकर खासी मालूमात हासिल हो चुकी थी। चुनाचे दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि ये रात तो यहाँ गुजारनी है। दूसरे दिन सुबह को सबसे पहला काम ये करूँगा कि अपने लिए कोई बेहतर रिहाइश तलाश करूँगा। तब मेरी तवज्जो नोटों की जानिब गई और मैंने उन्हें गिनना शुरू कर दिया। 8,60,000 रुपये थे। बहुत बड़ी रकम थी और इतनी बड़ी रकम उस वक़्त मेरी मलकियत थी। वो तो मैंने अपने कभी ख्वाब में भी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। अगर थोड़ी और हिम्मत से काम लिया जाए तो ये सारी रकम मेरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए बड़ी जहानत से काम करना होगा। और दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले मैं अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकल आया। रकम मेरे पास मौजूद थी। मैंने उसे एहतियात से चमड़े के उसी बैग में रखा। काफ़ी देर तक सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा।
एक छोटे से चाय खाने में जाकर चाय और बंद खाया। इस तरह नाश्ता करने के बाद मैं वहीं बैठा इंतज़ार करता रहा। वक्त बहुत आहिस्ता से गुजर रहा था। खुदा खुदा करके ज़िंदगी मामूलात पर आनी शुरू हुई, दुकानें खुलने शुरू हो गईं। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले एक दुकान से मैंने चमड़े का एक दूसरा बैग खरीदा। ये बैग इस बैग से बड़ा था जो मेरे पास मौजूद था। मैंने वो बैग इसमें महफूज कर दिया। अलबत्ता उसमें से मैंने एक अच्छी खासी रकम निकालकर अपनी जेबों में रख ली। मेरे जहन में एक मंसूबा था और इस मंसूबे के तहत बिलाखिर दिन को तकरीबन 11:30 बजे मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचा। उससे किराए पर एक फ्लैट तलब किया। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने एक आदमी के साथ मुझे फ्लैट दिखाने भेजा। फ्लैटों के एक मंसूबे में पहली मंजिल का एक फ्लैट मुझे सबसे पहले दिखाया गया और मैंने उसी को पसंद कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर से मामला तय हुए। एडवांस की रकम उसे दे दी गई और उसने मकान मालिक को टेलीफोन पर तलब करके बाकी कार्रवाई मुकम्मल करा दी। शाम तक मैं इस फ्लैट में मुंतकिल हो गया। मैंने प्रॉपर्टी डीलर को एक कहानी सुनाई थी। मैंने उससे कहा कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ और मेरे वालिदैन कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। एडवांस दे दिया गया। 1 महीने का किराया मैं दे चुका था। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर को कोई तशवीश नहीं हुई, लेकिन मैं एक ऐसे फ्लैट में पहुँच गया जहाँ खुरदरे और नंगे फर्श के अलावा कुछ नहीं था। मैंने दिल में सोचा कि इस फ्लैट को आबाद करूंगा और उसके बाद कुछ दिन आराम करके मुस्तकबिल के बारे में कोई प्लानिंग करूंगा। लेकिन ये इतनी बड़ी रकम इस तरह नहीं छोड़ी जा सकती थी। तकरीबन 25,000 रुपये मैंने निकाल लिए और इन 25,000 रुपये में से काफ़ी रकम मेरे पास जेबों में थी। अभी थैला छुपाना बाकी था। फ्लैट में गुसलखाने के ऊपर 2 छत्ती बनी हुई थी। ये 2 छत्ती मेरे बड़े काम आ सकती थी। इस 2 छत्ती को मैंने ईंटों से जोड़कर बंद कर दिया। इसके बाद फ्लैट ही के रंग का डिब्बा लेकर आ गया और इस रंग को मैंने उन ईंटों पर बड़ी महारत से फेर दिया। अब भूल कर भी कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस जगह कोई 2 छत्ती होगी। अलबत्ता अगर फ्लैट का मालिक इस पर गौर करता तो दूसरी बात थी। रकम महफूज हो गई। मैंने फ्लैट की मुनासबत से इसे आरास्ता करने के लिए सामान खरीदा, हत्ता कि किचन की ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद लीं। दिल में खुशी की लहर भी उठती थी और एक खौफ भी दामन में रहता कि कहीं पता न चल जाए कि क्या कर चुका हूँ। अखबारात वगैरह इस दौरान निगाहों से नहीं गुजरे थे जो ये पता चलता कि अमीन भाई का क्या हश्र हुआ। लेकिन एक दिन तकदीर ने बहुत ज़बरदस्त ठोकर लगा दी। वही इंस्पेक्टर जिसने मुझे पहली बार गिरफ्तार किया था अचानक मेरे सामने आया और मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर से मुकाबला करना तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन भागने की कोशिश की और पुलिस इंस्पेक्टर ने बिल आखिर मुझे पकड़ लिया। वहीं सड़क पर उसने मुझे इतना मारा, ज़मीन पर मैं गिर पड़ा था। मुझे एहसास हो गया था कि तकदीर ने एक बार फिर मुसीबत में ला डाला है। अलबत्ता एक काम मैंने खुफिया तरीके से कर डाला, वो ये कि फ़्लैट की चाबी मेरे लिबास में थी। वो मैंने उसी वक्त फेंक दी जब पुलिस इंस्पेक्टर मुझे अपनी जेब में गिरफ्तार करके ले जा रहा था। एक बार फिर मुझे उसी मनहूस थाने में ले जाया गया और लॉकअप में डाल दिया गया। यहाँ मुझे सारी तफसीलात मालूम पड़ी। अमीन भाई जिंदा थे। उनकी दोनों टांगें टूट गई थी, दांत भी टूट गए और उन्होंने मेरी निशानदेही करते हुए ये बता दिया था कि तकरीबन 9 लाख रुपए की रकम मैं उनसे लूट कर फरार हो गया हूँ और ये 9 लाख रुपए मुझसे उगलवाने के लिए पुलिस ने मेरे जिस्म पर इतने ज़ख्म लगाए कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो सब कुछ मेरे साथ किया गया जो मुझे ज़िंदगी से महरूम करने के लिए काफ़ी था। मुझे अदालत में पेश किया गया। फाजिल जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद किया है, तो मैंने उन्हें अपने ज़ख्म दिखा दी। नतीजन में मुझे जेल भेज दिया गया और इस तरह मुझे मारपीट से निजात मिल गई। बाद में मेरे ऊपर मुकदमा चलता रहा। मुझसे उस रकम के बारे में इतना पूछा गया था कि उसके बाद पूछने के लिए और कुछ नहीं था किसी के पास। चुनाचे रकम का मसला ख़त्म हो गया, लेकिन अमीन भाई ने हल्फिया बयान दिया था कि मैंने उन्हें मारा है। नतीजा ये हुआ कि मुझे सज़ा हो गई और ये सज़ा थी 4.5 साल की। रकम का मसला हल नहीं हो सका, लेकिन सज़ा भुगतते हुए अक्सर मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा होती कि काश कोई उस फ्लैट में मौजूद उस रकम तक ना पहुंच जाए। फ्लैट का मैंने किसी और को कोई हवाला नहीं दिया था। थाने में मुझसे पूछा गया था कि उस दौरान मैं क्या करता रहा, तो मैंने उन्हें यही बताया कि सड़कों, फुटपाथों और गलियों पर मैंने कैसे वक्त गुजारा। बहरहाल ये एक अलग बात थी। जेल की ज़िंदगी का आगाज़ हो गया और मेरे शबो रोज़ गुजरने लगे। दिल में शदीद वहशत और दरिंदगी थी और मैं हर एक से लड़ पड़ता। इसके नतीजे में कई लोगों पर मेरा रोब बैठ गया, लेकिन इन 4 सालों में मैंने कई तजुर्बात हासिल किए थे और आइंदा के बारे में बेशुमार फैसले किए। बस कभी कभी रात के अंधेरे में दिल से ये दुआ निकलती कि एक बेहतर
मुस्तकबिल के लिए वो रकम मुझे महफूज मिल जाए तो फिर ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं करूँगा। अक्सर दुआएं मांगना मेरी आदत बन गई। बहुत से ख्यालात दिल में आते थे, कोई आगे पीछे नहीं था। लेकिन अगर वक्त सहारा दे जाए तो मैं भी इंसानों में इंसानों की तरह रहूँगा, ज़िंदगी गुजारूँगा। 4.5 साल का अरसा ख़त्म हो गया। मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर की दुनिया बड़ी अजीब थी। यूँ महसूस हुआ जैसे पहली बार इस दुनिया को देख रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ हज़ारों वसवसे भी दिलों में थे। जाने अब क्या होगा मेरे साथ। जेल में कम से कम मैं महफूज तो था। दिल में खौफ और दहशत लिए सड़कों पर आवारागर्दी करने लगा। जी चाहा कि दौड़ता हुआ उस फ्लैट पर पहुंच जाऊं। अब मुझे अमीन भाई से कोई पुरखाश नहीं थी। 9 लाख की चोट दी थी मैंने उन्हें, और उसके अलावा जिस्मानी चोटें अलग। चुनाचे अब वो काबिल माफ़ी थे। 2 दिन तक मैं यूं ही आवारागर्दी करता रहा। खाने पीने के लिए कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं थी। बस चंद रुपए थे जेब में, जिनसे मैंने अपना काम चलाया। ये एहसास था कि मेरे जेल से रिहा होने का वक्त तयन कर लिया गया हो, और चूंकि मैं एक ऐसा मुजरिम था जिसके पास 9 लाख रुपए की मौजूदगी का शुबा था। हो सकता है अमीन भाई ने ये इंतज़ाम कर रखा हो सकता है पुलिस मोहतात अंदाज में मेरी निगरानी कर रही हो, इसलिए फौरी तौर पर उस तरफ दौड़ पड़ना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। अलबत्ता इतना मैंने ज़रूर किया कि उस इलाके का एक चक्कर लगा लिया था। मैं अचानक ही गायब हुआ था। जाहिर है मालिक मकान ने मेरा इंतज़ार नहीं किया होगा। 4.5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। गो के उसके पास मेरी एडवांस रकम मौजूद थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल ये सब बात की बातें थी, मगर पहले ये यकीन कर लेना था कि कोई मुझ पर निगाह तो नहीं रख रहा। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और वहां सामान उठवाने का काम करने लगा। इस काम में काफ़ी मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन अब सोना तब कर कुंदन बन चुका था और मैं दुनिया के नशेबो फराज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। इस मेहनत की कमाई से पेट भरते हुए लुत्फ भी आता था। इस तरह तकरीबन 15 दिन मैंने गुजार दिए और ये अंदाज़ा लगाया कि मुझ पर निगाह तो नहीं रखी जा रही। फिर जब ये यकीन हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं, तो मैंने अपना काम करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन से निकलकर न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा। बसें तब्दील की और इसके बाद बिलाखिर अपने मतलूबा इलाके में पहुँच गया। एक दुकान से छोटा सा रजिस्टर और बॉल पॉइंट ख़रीदा और उसके बाद हुलिया ज़रा सा दुरुस्त करके बिलाखिर उस फ्लैट की जानिब चल पड़ा। उस वक़्त दोपहर का तकरीबन 1:30 बजा था। जून की चिलचिलाती धूप थी और सड़कें खाली थीं, वीरान थीं। फ्लैट का इलाका भी सुनसान था। मैं सीढ़ियाँ अबूर करके पहली मंजिल पर पहुंच गया और धड़कते दिल से मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार दस्तक देने पर एक दुबले पतले से बुजुर्ग आदमी बाहर निकले। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने कहा, अबे आखिर तू समझता क्या है? क्या लावारिस समझ रखा है? कमीने, आखिर तेरा इरादा क्या है? क्या सलूक करूं तेरे साथ? मैंने हैरत से उन बुजुर्ग को देखते हुए कहा, जी क्यों पीछा करता है मेरी बेटी का? तेरी माँ बहन घर में नहीं है क्या? अरे बुजुर्गवार, आपको गलतफहमी हुई है। मैं मर्दमशुमारी की फहरिस्तें तैयार कर रहा हूँ। मैं आपके घर के अफराद की तादाद मालूम करने आया हूँ। इसी दौरान एक लड़की दरवाजे पर आ गई। अरे अब्बा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप देखे बगैर भाले शुरू हो गए। ये वो नहीं है। हाँ ये तो नहीं है। वो मरदूद तो बहुत जलील इंसान था। माफ़ कीजिएगा, दरअसल जनाब मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। एक शख्स मेरा मुसलसल पीछा करता है। अब्बा ये समझे कि शायद वो यहाँ तक आ पहुँचा है। मैंने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देखते हुए कहा, अच्छी बात है, आप लोगों ने तो खूब मुझे गालियाँ दे ली। माफ़ करना बेटा, गलती हो गई। बहरहाल तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि हम भी मजबूर थे। बोलो हम क्या खिदमत कर सकते हैं तुम्हारी? जी मैं मर्दमशुमारी कर रहा हूँ। आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपके घर में कितने अफराद हैं? मैंने एहतियातन ये सवाल किया। जानना चाहता था कि अगर इस वक्त मैं अंदर दाखिल होना चाहूँ तो मुझे कितने लोगों की मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। वो बुज़ुर्ग आदमी बोले, मियाँ मैं हूँ और ये मेरी बेटी है। हम 2 ही हैं। मेरा नाम रहमत बेग है और मेरी बेटी का नाम सुल्ताना है। मैंने रजिस्टर में दोनों नाम लिखे और फिर लजाजत से बोला, एक गिलास पानी का मिल सकेगा? बाहर बहुत गर्मी और धूप है। मैं लाती हूँ, लड़की ने कहा और वापसी के लिए पलट गई। बड़े मियाँ भी पलट कर पीछे देखने लगे थे और उसी वक्त मैंने उनकी कमर पर एक ज़ोरदार लात रसीद की। बेचारे बड़े मियाँ उछलकर कमरे के वस्त में जा पड़े। मैंने फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया, रजिस्टर्ड वगैरह एक तरफ फेंका। इस दौरान बड़े मियाँ संभलने की कोशिश करने लगे। लड़की को भी शायद इन धमाकों का एहसास हुआ। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई और उसने खौफजदा नज़रों से मुझे देखा तो मैंने सर्द लहजे में कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो मेरी जेब में पिस्तौल है। तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। लड़की का मुंह खुला और फिर दहशत से बंद हो गया। बड़े मियाँ भी थर थर काँप रहे थे। मैंने नीचे झुककर उनका गिरेबान पकड़ा और उन्हें सीधा खड़ा कर दिया।
एक बार फिर मैं तुम लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे एक काम है और उसको मुकम्मल करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ, अगर तुम दोनों ने कोई हरकत की तो इसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उन्हें धकेलता हुआ उस कमरे में ले आया जो मेरी उम्मीदों का मरकज़ था। गुसल खाने की उसी छत्ती पर निगाह डाली और मेरी रूह तक मसरूर हो गई। छत्ती उसी तरह बनी हुई थी और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी। इसका मकसद है कि किसी का जहन ही इस तरफ नहीं गया था। फिर मैंने उन दोनों को कमरे में मौजूद कुर्सियों से बांध दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठोंसकर उस पर रुमाल कस दिए। वो बेचारे शिद्दत खौफ से वैसे ही नीम मुर्दा हो चुके थे। मेरी हरकत पर उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। यह मेरे मुस्तकबिल का सवाल था। इसके बाद वो छत्ती को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं साबित हुआ। बड़े मियाँ बेचैन निगाहों से मुझे देख रहे थे, लेकिन चूंकि मुंह बंद था इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मैंने उसमें इतना बड़ा सुराख कर लिया कि अंदर का जायजा ले सकूं। मेरा वो बैग वहां महफूज था जिसमें मेरा मुस्तकबिल बंद था। मैंने हाथ डालकर वो बैग अंदर से निकाल लिया और उसका जायजा लेने लगा। नोट उसमें उसी तरह मौजूद थे। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस ली और मुस्कुराती निगाहों से उन लोगों को देखा। वो हैरान से और इसके बाद उन्हें कोई तफसील बताना ज़रूरी ही था। अलबत्ता चलते हुए मैंने आहिस्ता से कहा, बाहर किसी को मैं ये इतला दे जाऊंगा कि आप लोग यहाँ बंधे हो। वैसे भी दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा, बेफिक्र रहो, कोई ना कोई तुम्हें आज़ाद करा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बैग से मैंने चंद नोट निकाल लिए जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता था। रेलवे स्टेशन पर चूंकि कई दिन से रह रहा था इसलिए ट्रेन के औकात भी मालूम थे। पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, एक टिकट खरीदा और इसके बाद मैं रेल के डिब्बे में आ बैठा और अपने अगले मुस्तकबिल की जानिब सफ़र शुरू हो गया। नया शहर, नई ज़िंदगी से, नए लोगों, नए माहौल और उसमें मुझे अपने लिए जगह तलाश करनी थी। और ये जगह सबसे पहले कोई मकान हो सकता था। लेकिन दरमियाने दर्जे के मोहल्ले में मैंने एक छोटा सा मकान हासिल किया और यहाँ भी सबसे पहले अपनी इस रकम को महफूज किया जो उस वक़्त में अपने मेरे लिए ताज महल का दर्जा रखती थी। और फिर मैंने अपना ताज महल बनवाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ही तब्दील कर लिया था। सबसे पहले मैंने एक दुकान खरीदी और उसके बाद उसमें एक शानदार किस्म का जनरल स्टोर खोल लिया। दुकान के ऊपर एक फ्लैट ले लिया जो बहुत खूबसूरत था और इस तरह अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने नई ज़िंदगी का आगाज़ शुरू कर दिया। अपना नाम भी तब्दील कर लिया। मेरे पड़ोसी मुझे एक इंतहाई नेक और शरीफ इंसान की हैसियत से जानने लगे। वैसे वो सब के सब तालीम याफ्ता और अच्छी हैसियत के मालिक थे। यही मेरी सबसे पहली दोस्ती डॉक्टर इलियास से हुई। वो मेंटल हस्पताल में काम करता था और अक्सर मुझे दिमागी मरीज़ों की कहानियाँ सुनाता। ये कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प होती। मुझसे उसने मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत से सवालात किए। खुद शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। बीवी भी बहुत अच्छी फितरत की मालिक थी। मैं उसे भाभी कहकर पुकारता। उसकी बीवी ने मुझसे कहा था, शाहिद भाई आप शादी कर लें, तन्हा ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। आप मुझसे कहें तो मैं आपके लिए कोई लड़की तलाश करूं। नहीं भाभी, अभी नहीं, कुछ वक्त गुजरने दें। ये महसूस कर लेने दीजिए कि मैं अब इस दुनिया में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो चुका हूँ। डॉक्टर इलियास ने कई बार मुझे अपने अस्पताल आने की दावत दी और कहा था कि इन दिमागी मरीजों को किसी वक्त मैं खुद देखूं। एक दिन ऐसे ही मूड बन गया और मैं उस जानिब चल पड़ा। दिमागी अस्पताल एक बहुत बड़ी इमारत में वाक़या था और यहाँ पर जहनी मरीजों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। डॉक्टर इलियास मुझसे बातें करता रहा। यहाँ का माहौल वाकई अजीबोगरीब था। मैंने डॉक्टर इलियास से कहा, तुम पर तो एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है डॉक्टर। इन पागलों के दरमियान वाकई ज़िंदगी गुजारना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और यहाँ से हासिल तजुर्बा भी ज़िंदगी के लिए बड़ा कीमती होता है। इसके बाद इंसान अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। ओहो, तुम भाभी के बारे में ये बातें कर रहे हो? मैं उनका से जिक्र करूँगा, मैंने हंसते हुए डॉक्टर से कहा। इलियास भी हंसने लगा। मेरी निगाह उस लड़की पर पड़ी, दराज कामत और ऐसी शक्लो सूरत की मालिक कि इंसान की निगाह एक बार उस पर टिकने के बाद हटने का नाम न ले। वैसे तो लातादाद हसीन सूरतें निगाहों के सामने आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसी सलाहियत होती है कि इंसान होशो हवास से बेगाना हो जाए। डॉक्टर इलियास ने मेरी तवज्जो महसूस कर ली थी। उसने गहरी सांस ली और मेरे बाजू पर हाथ रखता हुआ बोला। दर हकीकत उसका चेहरा ही इतना हसीन है कि इंसान का जहन भटक जाए। मैं चौंक पड़ा और मैंने शर्मिंदा निगाहों से डॉक्टर इलियास को देखा और बोला, सॉरी डॉक्टर इलियास। नहीं यार, मैं जानता हूँ कि तुम तन्हा ही नहीं हो जो उसी तरफ देखते रह गए, बल्कि इससे पहले भी वो बहुत सी निगाहों का मरकज़ बन चुकी है। मैंने सवाल किया, वो कौन है? डॉक्टर इलियास हंस पड़ा और फिर बोला, एक जहनी मरीज़ा। मैंने हैरत से पूछा, हाँ यार, बड़ी अनोखी कहानी है इसकी। मैंने उस कहानी में दिलचस्पी का इजहार किया तो डॉक्टर इलियास कहने लगा, मेरा ख्याल है तकरीबन 4 साल पहले ये इस हॉस्पिटल में दाखिल की गई और उसे एक रफ़ाही इदारे की मुंतजिम मिसेस तनवीर ने यहाँ तक पहुँचाया था। मिसेस तनवीर की रिपोर्ट थी इसके बारे में कि ये कहीं से उनके दारुल अमान में आ गई।
अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में नहीं बता सकती, बेसहारा थी। मिसेस तनवीर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसे दारुल अमान में रख लिया। वहाँ इसने इतनी शराफत और दयानतदारी का सबूत दिया कि मिसेस तनवीर की आंखों का तारा बन गई। बहुत खिदमत गुजार और नफीस किस्म की लड़की है। यूँ समझ लो कि मिसेस तनवीर का भी यही कहना था कि इन्हें इसकी ज़ात से कभी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन फिर एक दिन मिसेस तनवीर शशिदर रह गई। उस दिन जो वाक़या पेश आया वो बहुत अनोखा था। दारुल अमान में तकरीबन 12-13 साल लड़की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे गिर पड़ी। रात का वक्त था, लड़की नाबीना थी। नीचे गिरी तो उसका सर फट गया और उस वक्त उसके पास कोई और मौजूद नहीं था। मिसेस तनवीर को चूंकि इल्म नहीं था कि लड़की ज़ख्मी हो गई है, वो इत्तफाकिया तौर पर ही अपनी रिहाइशगाह की खिड़की खोलकर खड़ी हो गई थी। तब उन्होंने हैरतनाक मंजर देखा। उन्होंने देखा कि ये लड़की उस ज़ख्मी लड़की का खून चाट रही थी और अजीबोगरीब कैफियत का शिकार है। इब्तदा में तो मिसेस तनवीर को यकीन नहीं आया, लेकिन वो फिर दौड़ती हुई वहाँ पहुँची तो उन्होंने ये पूरी मंजर को अपनी आंखों से देखा। उन पर तकरीबन नीम बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। वो लड़की जिंदा बच गई, लेकिन ये काफ़ी देर तक अजीबोगरीब कैफियत का शिकार रही। मिसेस तनवीर बुरी तरह घबरा गईं। यूँ भी उन्हें उसका माजी मालूम नहीं था। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। तब उन्होंने डॉक्टर नकी से रब्ता किया। डॉक्टर नकी का नाम शायद आपने सुना हो। मिस्टर शाहिद वो बहुत बड़े जहनी अमराज के माहिर थे। डॉक्टर नकी से मिसेस तनवीर ने यह तफसील बताई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिर इसके बारे में तफसीली सुनकर उन्होंने ये फैसला किया कि इसका जहनी तज्जिया करेंगे कि आखिर इस जैसी शरीफ और नेक लड़की पर यह दौरा क्यों पड़ा। इस तरह ये डॉक्टर नकी के लिए एक यादगार चीज़ बन गई। वो इसे हस्पताल ले आए और उन्होंने इसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रख लिया। डॉक्टर नकी इसके ज़रिए कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम देना चाहते थे। लड़की के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। डॉक्टर नकी ने फुर्सत के लम्हात में इसे अपने तस्वुरात और फिर एक रिपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो गए। मैंने हैरत से पूछा क्या वो रिपोर्ट थी। डॉक्टर नकी ने बताया कि इसके दिमाग के तमाम खुलिये दुरुस्त हैं, बस एक खुलिया तारीख है और उसमें एक सुर्ख धब्बा नजर आता है। उस हिस्से के बारे में डॉक्टर नकी मुख्तलिफ अंदाज में तजुर्बे करते रहे और उन्होंने जो मालूमात हासिल की वो ये थी कि यह धब्बा शायद कुदरती है या फिर किसी हादसे का नतीजा है। लेकिन इस धब्बे में एक अनोखी बात है कि वो फैलता और सिकुड़ता है। डॉक्टर नकी का ये ख्याल था कि यह सुर्ख धब्बा कभी फैलकर इतना वसी हो जाता है कि इसके पूरे जहन पर छा जाए। उस वक़्त इसकी कैफियत गैर इंसानी हो सकती है और हो सकता है वो उस वक़्त खुद को कोई खून आशाम समझ ले। ये कैफियत उसे खून पीने पर मजबूर कर सकती है। डॉक्टर नकी अभी ये फैसला कर रहे थे कि इसके लिए इलाज के लिए क्या किया जा सकता है या इस धब्बे की नोयत क्या है कि वो खुद हादसे का शिकार हुए और मर गए। अस्पताल में चूंकि ये एक लावारिस की हैसियत से दाखिल हुई थी और फिर डॉक्टर नकी की ऑब्जर्वेशन में तकरीबन 1 साल तक रही, इसलिए इसे अस्पताल के एक फर्द की हैसियत हासिल हो गई। डॉक्टर नकी ने इसे खसूसी तौर पर बेशुमार मराद फराम की और अब इसे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 4 सालों में इसके रिकॉर्ड का एक लम्हा भी ख़राब नहीं। ये बेगर्ज मरीजों की खिदमत करती है, हर एक के काम आती है। इतनी नेक फितरत और नफीस औरत है कि आप यकीन नहीं करेंगे। बहरहाल मिस्टर शाहिद अब अस्पताल की तरफ से इसे हर चीज़ दस्तयाब है। वैसे मुख्तलिफ डॉक्टरों ने इसका तज्जिया किया है, लेकिन डॉक्टर नकी की हासिल की हुई मालूमात से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। गोया ये एक लावारिस हैसियत रखती है। हाँ, अस्पताल की इंतज़ामिया इससे बददिल नहीं है। हाँ, यकीनन वो इतनी खूबसूरत और इतनी नरम गुफ्तगू करती है कि हर शख्स उससे मुतासिर हो जाता है। अभी तो आपने उसे दूर से देखा है, अगर कुछ देर उससे गुफ्तगू करें तो मेरा ख्याल है आप उसके गर्विदा हो जाएंगे। मैं तो उसका गर्विदा हूँ डॉक्टर इलियास, यकीन करो। वो मेरे जहन में एक अजीब हैसियत इख्तियार कर गई है। अच्छा ये बताओ कि इसके बाद इस पर फिर वैसा ही कोई अजीब हमला तो नहीं हुआ? नहीं, अस्पताल की 4 साल की रिपोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं। इससे इस मौजू पर कभी आपकी बात हुई? हाँ, डॉक्टर नकी ने उसका तज्जिया करते हुए उससे उसके बारे में सवालात किए तो उसने बताया कि उसे अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं, बस लवारिस भटक रही थी कि मिसेस तनवीर के यहाँ पहुँच गई। इससे जब पूछा गया कि इसने एक ज़ख्मी लड़की का खून चाटा था तो इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। कहने लगी मुमकिन है कि मिसेस तनवीर को ही कोई गलतफहमी हुई हो, खुदा बेहतर जाने। लेकिन डॉक्टर नकी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने जो इसका जहनी तज्जिया किया वो गलत नहीं था। डॉक्टर इलियास आप मेरा एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा, और डॉक्टर इलियास चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। क्या? मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये क्या हो गया शाहिद साहब आपको? आप तो बड़े संजीदा आदमी हैं। डॉक्टर इलियास ने कहा,
ठीक है, सोच लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क है। डॉक्टर इलियास, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। और डॉक्टर इलियास बड़ी अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते रहे। फिर कहने लगे, अगर मैं ये कोशिश करूं तो मेरे ख्याल में नाकामी नहीं होगी। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे अपनी तहवील में रखने का दावा करता हो। ऐसी हालत में अगर इसके लिए कोशिश की जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये काम आपको करना है डॉक्टर इलियास, मैंने जवाब दिया। डॉक्टर इलियास कहने लगे, ठीक है, पहले मैं अपनी बीवी से बात कर लूं। वैसे यकीन करो, मुझे बड़ी हैरत हुई है। हैरत मुझे भी थी। न जाने किस तरह वो लड़की एक ही नज़र में मेरी निगाह में सिमट गई, गहराइयों से उतरकर दिल में पहुंच गई। इसके बाद डॉक्टर इलियास और मिसेस इलियास की कोशिशों से ये मरहला तय हो गया। निगार से मेरी मुलाकात कराई गई और डॉक्टर इलियास का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। उसका सिर्फ चेहरा ही नरम मुलायम नहीं था, बल्कि उसकी बातें इतनी शगुफ्ता और बेख्तियार होती कि आदमी का दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंचा चला जाता। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।